हेलो लॉ एस्पिरेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल क्लैट एडर 24/7। मैं हूं आपकी लॉ मेंटोर दीक्षा पांडे और आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक की, जो कि होने वाला है कॉन्स्टिट्यूशन से। अब आपने देख तो लिया ही होगा स्क्रीन पे कि हम किसकी बात करने वाले हैं, प्रीएम्बल की। यस, प्रीएम्बल की हम आज इसलिए बात करने वाले हैं क्योंकि आप जितने भी क्लैट और अदर लॉ एंट्रेंसेस एग्जाम्स को देखेंगे तो वो हर साल एक ना एक क्वेश्चन, मतलब एक तो मैं बहुत मिनिमम कह रही हूँ, बहुत सारे क्वेश्चंस जो हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन से पूछते हैं और प्रीएम्बल से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हमें इस टॉपिक को बहुत ही अच्छे से कवर करना है, राइट। तो अब हम अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं, जहाँ पे हम प्रीएम्बल के बारे में सारी डिटेल्स जानेंगे। तो आप एक कॉपी पेन ले लीजिए और जितनी भी मैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आपको बता रही हूँ उनको नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है। ऑल राइट, तो चलिए, तो जो प्रीएम्बल है ना, हम प्रीएम्बल की जब बात करते हैं तो प्रीएम्बल जो वर्ड है वो एक लैटिन वर्ड से डिराइव हुआ है। इट्स अ लैटिन वर्ड जो कि है प्रीएम्बलम, राइट। प्रीएम्बलम का मतलब होता है वॉकिंग बिफोर या प्रिलिमिनरी स्टेटमेंट। बेसिकली देखिए, अब बहुत ही एक सिंपल सा एग्जाम्पल दूंगी मैं आपको, जिससे आप तुरंत समझ जाओगे कि प्रीएम्बल होता क्या है। आपको, जैसे आप स्कूल जाते हो, राइट, स्कूल में आपको सभी को आइडेंटिटी कार्ड इशू होता है। आपको आइडेंटिटी कार्ड क्यों दिया जाता है? कि आपको हर इंसान को अपनी आइडेंटिटी बताने की ज़रूरत ना पड़े, अपने बारे में सब कुछ बताने की ज़रूरत ना पड़े। आपकी एक बेसिक आइडेंटिटी है जो कि आपकी एक फाउंडेशनल आइडेंटिटी हो गई कि आपका नाम क्या है, आपकी उम्र क्या है, आपका ब्लड ग्रुप क्या है, एंड सो ऑन, आपका फादर नेम क्या है। तो ये सारी जो बेसिक इन्फॉर्मेशन होती है वो आपके आइडेंटिटी कार्ड में लिखी हुई होती है। वैसे ही प्रीएम्बल में भी बेसिक जो फाउंडेशन है कॉन्स्टिट्यूशन का वो लिखा गया है। प्रीएम्बल बेसिकली एक गाइडिंग प्रिंसिपल की तरह काम करता है कॉन्स्टिट्यूशन के लिए, जो कि बताता है कि कॉन्स्टिट्यूशन के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, कॉन्स्टिट्यूशन क्यों बनाया गया, कॉन्स्टिट्यूशन हमको क्या देगा, मतलब कि आम जनता को क्या देगा कॉन्स्टिट्यूशन, क्या राइट्स और लाइबिलिटीज़, क्या राइट्स और ड्यूटीज़ होंगी इंडिविजुअल्स की। तो ये सारी बातें प्रीएम्बल अकेला ही बता देता है, ठीक है। तो मतलब जब आप कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ने बैठोगे ना, आप डायरेक्ट खोलोगे तो सबसे पहला जो पन्ना होगा वो आपका आएगा प्रीएम्बल का। तो प्रीएम्बल में आपको सारी चीज़ें देखने को मिल जाएंगी। देखिए, आप साइड में देख पा रहे हैं, ये है हमारा प्रीएम्बल। इसमें ये जो पहली लाइन है ना, वी द पीपल ऑफ इंडिया, ये हमें बताता है सोर्स, कि हमने कॉन्स्टिट्यूशन को कहाँ से लिया है, कॉन्स्टिट्यूशन का सोर्स क्या है। कॉन्स्टिट्यूशन का सोर्स हम खुद हैं, ठीक है। वी द पीपल आर द सोर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। हमने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को ये पावर दी कि वो हमारे बिहाफ में कॉन्स्टिट्यूशन को बनाएं, कॉन्स्टिट्यूशन का निर्माण करें, और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया। कॉन्स्टिट्यूशन कितना टाइम लगा कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में? 2 साल 11 महीने और 18 दिन, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये आपको याद रखनी है। ऑल राइट, तो देन उसके बाद हम बात करेंगे कि जस्टिस, लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी, ये क्या है। ये ऑब्जेक्टिव हैं कॉन्स्टिट्यूशन के। इनके बिना कॉन्स्टिट्यूशन अधूरा ही, मान लो अधूरा ही है। जस्टिस होना चाहिए, इक्वलिटी होनी चाहिए, लिबर्टी होनी चाहिए, इक्वलिटी होनी चाहिए और फ्रेटर्निटी होनी चाहिए। तो जितने भी प्रोविजंस हैं कॉन्स्टिट्यूशन के वो कहीं ना कहीं इन ऑब्जेक्टिव्स को रिफ्लेक्ट करते हैं, ठीक है। इसीलिए हमने ये बेसिक ऑब्जेक्टिव्स प्रीएम्बल में डाले हुए हैं। नेक्स्ट, ये वाली जो सबसे लास्ट वाला पैराग्राफ है ना, ये बात करता है हमारे इनेक्टिंग प्रोविजन की, कि हमने कॉन्स्टिट्यूशन को कब इनेक्ट किया। तो यहाँ पर डेट लिखी हुई है, स्पेसिफिकली मेंशन कर रखी है, 26th day of November 1949, डू हियर बाय अडॉप्ट, इनैक्ट एंड गिव टू आवरसेल्फ दिस कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब कि 26 नवंबर 1949 को हमने अपना कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट कर लिया था और इनैक्ट कर लिया था। लेकिन वो फोर्स में कब आया था? वो फोर्स में आया था 26 जनवरी 1950 को, जब हम अपना गणतंत्र दिवस बनाते हैं, अपना रिपब्लिक डे बनाते हैं। इसीलिए बनाया जाता है क्योंकि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन फोर्स में आया था, राइट। इनैक्टमेंट और फोर्स में आपको डिफरेंस पता होगा, आई होप, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। तो उसके बाद क्या हुआ कि प्रीएम्बल, अब चलो प्रीएम्बल की ना जो डेफिनेशन है ना, वो अलग अलग लोगों ने अलग अलग बताई है। जो नानी पालकी वाला थे, N.A. पालकी वाला जो थे, उन्होंने प्रीएम्बल को कहा था आइडेंटिटी कार्ड। जो मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था सबसे स्टार्टिंग में, वो मैंने इसी के बेसिस पे एग्जाम्पल दिया था कि कॉन्स्टिट्यूशन का जो आइडेंटिटी कार्ड है ना, वो ही है प्रीएम्बल। ऑल राइट, उसके बाद सर अर्नेस्ट बार्कर ने क्या बोला था कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो की नोट है, प्रीएम्बल जो है वो की नोट है कॉन्स्टिट्यूशन का। ऑल राइट, और
पंडित ठाकुरदास भार्गव ने ये बोला था कि जो कॉन्स्टिट्यूशन जो प्रीएम्बल है वो कॉन्स्टिट्यूशन का सोल है, कॉन्स्टिट्यूशन की आत्मा प्रीएम्बल है। ऑलराइट, अगर प्रीएम्बल नहीं होगा तो कॉन्स्टिट्यूशन एक डेड डॉक्यूमेंट है। समझ में आया? तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, आपको ये याद रखनी है। ऑलराइट, और उसके बाद ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट फैक्ट है जो आप सभी को याद रखना है एट एनी कॉस्ट, ये है कि हमारा जो प्रीएम्बल है वो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन के बाद आया है। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन बेसिकली पंडित जवाहरलाल नेहरू लेके आए थे हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, जो कि हुई थी 13 दिसंबर 1946 को। इस दिन पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में इस ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को पारित किया था, पेश किया था और बताया था कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बनेगा, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या बातें हम लिखेंगे, ठीक है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हम कौन से राइट्स और कौन सी ड्यूटीज़ इंडिविजुअल को देंगे, स्टेट की ड्यूटीज़ क्या होंगी, स्टेट के पास कितने अधिकार होंगे। तो जो भी कॉन्स्टिट्यूशन में आज लिखा हुआ है उन सभी के बारे में ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन बात करता था। फिर इस ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को 22 जनवरी 1947 में अडॉप्ट कर लिया था एज अ प्रीएम्बल, मतलब कि 13 दिसंबर 1946 में वो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन था, बट 22 जनवरी 1947 में वो क्या बन गया, प्रीएम्बल बन गया। ठीक है, ये जो प्रीएम्बल हमने देखा ना, ये वाला प्रीएम्बल, ये प्रीएम्बल बन गया। ऑल राइट, ओके। तो अब हम बात करते हैं कि जो कीवर्ड्स जो आपने प्रीएम्बल में देखे, जो सोवरेनिटी देखी, सोवरेन देखा, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, एक और बार मैं आपको दिखा देती हूँ, अब वापस देखिए ताकि आपको क्लैरिटी आ जाए। ये जो सोवरेन है, ठीक है, सोशलिस्ट है, सेक्युलर है, डेमोक्रेटिक है, रिपब्लिक है, इनका मतलब क्या है? ये तो बेसिक की हमारे वर्ड्स हैं, इनका मतलब जानना भी ज़रूरी है। तो हम मतलब जान लेते हैं भाई इसके बारे में, क्या बोलता है ये। सोवरेन जो है ना, सोवरेन का मतलब ये होता है कि जो हमारी कंट्री है वो एक इंडिपेंडेंट कंट्री है। हमारा जो इंडिया है, हमारी जो कंट्री है इंडिया, वो एक इंडिपेंडेंट नेशन है और कोई भी एक्सटर्नल फोर्स कंट्रोल नहीं कर सकता हमारी इंडिपेंडेंस को। ठीक है, हम मतलब हर तरीके से आज़ाद हैं। जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था तो उस प्रोसेस में 2 साल 11 महीने 18 दिन लगे, तो उस टाइम पीरियड में हम फुली इंडिपेंडेंट नहीं थे, हमारे पास डोमिनियन स्टेटस था, तो मतलब कि थोड़ा बहुत कंट्रोल ब्रिटिशर्स का उस टाइम पर था। लेकिन 1950 में 26 जनवरी 1950 को हमको पूर्ण स्वराज मिल गया था। ऑल राइट, हम पूरी तरीके से इंडिपेंडेंट हो गए थे। तो उस इंडिपेंडेंस की बात करता है सोवरेन। सोवरेन का मतलब होता है संप्रभुता, मतलब आपका कंट्रोल होगा, आपके जितने भी इंटरनल मैटर्स और अफेयर्स होंगे उस पर आपकी जो सरकार होगी वही कानून बनाएगी, ठीक है, वही कंट्रोल करेगी उसे। दैट इज़ कॉल्ड एज सोवरेन। ऑल राइट, उसके बाद है सोशलिस्ट। सोशलिस्ट का मतलब होता है कि हम इकोनॉमिक और सोशल इक्वलिटी देंगे अपने इंडिविजुअल्स को। ऑल राइट, इकोनॉमिक इक्वलिटी हम कैसे देंगे कि जैसे कि मान लो बहुत ज़्यादा जो गरीब हैं लोग उनको, और जो बहुत ज़्यादा अमीर हैं, तो इनके बीच में जो डिस्पैरिटी है ना, हम उसे कम करने की कोशिश करेंगे ताकि हम सोशल इक्वलिटी को इंश्योर कर सकें। ठीक है, फिर हम इकोनॉमिक इक्वलिटी को इंश्योर कर सकें। सोशल इक्वलिटी को हम ऐसे करेंगे इंश्योर कि हम भेदभाव नहीं करेंगे। जैसे पहले पुराने टाइम में छुआछूत की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी, कास्ट सिस्टम की वजह से लोगों में बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन होता था, लोअर कास्ट को बहुत डिस्क्रिमिनेट किया जाता था। तो उस सोशल डिस्क्रिमिनेशन को हटाने के लिए हम इस आइडिया को लेके आए, सोशलिस्ट के आइडिया को लेके आए, ताकि सोशल इक्वलिटी बनी रहे समाज में। ठीक है, हर इंसान बराबर रहे, उसको बराबर का ट्रीटमेंट मिले, बराबर के अधिकार मिले। उसके बाद आता है सेक्युलर। ऑलराइट, सेक्युलर का मतलब होता है नो ऑफिशियल स्टेट रिलीजन, मतलब कि स्टेट का कोई भी रिलीजन नहीं होगा। जैसे कि पाकिस्तान का रिलीजन है इस्लाम, ऑलराइट, लेकिन इंडिया का कोई भी रिलीजन नहीं है। आपका अपना खुद का रिलीजन हो सकता है, एक इंडिविजुअल अपने बिलीफ के अकॉर्डिंग कोई भी रिलीजन को फॉलो कर सकता है, लेकिन स्टेट किसी भी रिलीजन को प्रमोट नहीं करती है। स्टेट का कोई भी रिलीजन नहीं है, बट वो आपको अधिकार देता है कि आप कोई भी रिलीजन को मान सकते हो, उसको प्रोपोगेट कर सकते हो, उसमें बिलीव रख सकते हो। ऑल राइट, फिर आता है डेमोक्रेटिक। तो डेमोक्रेटिक का मतलब होता है कि जो हमारी कंट्री पे जो रूल करेगी ना, जो सरकार होगी ना, वो इलेक्टेड बाय द पीपल होगी। मतलब जो रिप्रेजेंटेशन हो रहा है सरकार में, जो MPs MLAs वगैरह हैं, वो किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? एक तरीके से हमारे आम जनता को ही तो रिप्रेजेंट कर रहे हैं ना। हमने MPs MLAs को बनाया और उन्होंने फिर इलेक्ट किया बाकी हमारे प्रेसिडेंट को, वाइस प्रेसिडेंट को, इन सबको अपॉइंट किया। तो डायरेक्ट
डायरेक्ट और इनडायरेक्टली हमने अपने जो लोगों के रिप्रेजेंटेशन है ना उनको बनाए रखा है, दैट इज़ डेमोक्रेटिक। देन उसके बाद है रिपब्लिक। रिपब्लिक का मतलब होता है गणतंत्र, ये तो हिंदी का वर्जन हो गया, ठीक है। बट इसका मतलब होता है कि जो हेड ऑफ द स्टेट होगा, हेड ऑफ द स्टेट कौन होता है? प्रेसिडेंट। ऑलराइट, प्रेसिडेंट इज द हेड ऑफ द स्टेट। प्रेसिडेंट जो होगा वो इलेक्टेड होगा, चाहे वो डायरेक्टली हो चाहे वो इनडायरेक्टली हो। इंडिया में जो प्रेसिडेंट होता है वो इनडायरेक्टली इलेक्टेड होता है। जो MPs MLAs होते हैं जिनको हमने इलेक्ट किया होता है वो करते हैं प्रेसिडेंट को इलेक्ट, तो ये इनडायरेक्ट इलेक्शन हुआ, लेकिन वो इलेक्टेड बाय पीपल ही माने जाएंगे। तो दैट इज़ वाई जो हमारा हेड ऑफ द स्टेट है वो इनडायरेक्टली रिप्रेजेंटेड है। वो हेरिडिटी से, मतलब कि जैसे राजा का बेटा राजा बनेगा, ऐसा कुछ नहीं है कि प्रेसिडेंट अभी जो हैं उनका जो बेटा या उनके जो भी जनरेशन में लोग होंगे वही आगे जाके प्रेसिडेंट बनेंगे, तो ऐसा कुछ है नहीं इंडिया में। जो भी इलेक्ट होगा, जिसको भी लोग इलेक्ट करेंगे वही प्रेसिडेंट बनेगा, तो दैट इज़ रिपब्लिक। ऑलराइट, तो ये हमारे बेसिक जो हमने की टर्मिनोलॉजीज़ देखी अपने प्रीएम्बल में वो हो गई। अब हम बात करते हैं बहुत ही लैंडमार्क जजमेंट्स की जो कि प्रीएम्बल से रिलेटेड है। मतलब ये अगर आपने जजमेंट, इन तीनों जजमेंट को अगर आपने अभी तक नहीं सुना है तो शायद आपकी लीगल रीजनिंग कहीं ना कहीं गड़बड़ा रही है, आपकी लॉ की तैयारी सही नहीं चल रही है, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा लैंडमार्क जजमेंट है। जब भी आप लॉ की जर्नी शुरू करोगे ना तो सबसे पहले आपको यही इनके ही दर्शन होंगे आपको, ठीक है। तो बैरूबरी का जो केस है ना, बैरूबरी के केस में बोला था कि प्रीएम्बल जो है वो पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है। ऑलराइट, केशवानंद भारती ने इसको ओवर रूल कर दिया। मतलब इसमें बोला था कि प्रीएम्बल पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, लेकिन केशवानंद भारती में जो 13 जजेस बेंच थी उन्होंने ये कहा कि नहीं, प्रीएम्बल जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है। ऑलराइट, और उन्होंने ये भी बोला था जो लैंडमार्क जजमेंट है केशवानंद भारती, उसमें ये हेल्ड हुआ था कि जो भी हमारा बेसिक स्ट्रक्चर होगा ना कॉन्स्टिट्यूशन का, हम उसको अमेंड नहीं कर सकते हैं, बाकी हम अमेंडमेंट कर सकते हैं। देन उसके बाद लास्ट है हमारा SR बोमई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस। इसमें बोला गया था कि जो प्रीएम्बल है वो बेसिक स्ट्रक्चर का ही पार्ट है, मतलब पार्ट ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर है। प्रीएम्बल को हम अमेंड तो कर सकते हैं, देखिए, क्योंकि 42nd अमेंडमेंट एक्ट से हमने 3 वर्ड्स ऐड किए थे, दैट इज सोशलिस्ट, सेक्युलर और इंटेग्रिटी। इन 3 वर्ड्स को हमने ऐड किया था, दैट मीन्स अमेंडमेंट तो हुआ है। तो हम अमेंडमेंट कर सकते हैं, लेकिन जो बेसिक स्ट्रक्चर है ना हम उसको अमेंड नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये जो 3 वर्ड्स थे, इन तीनों वर्ड्स ने प्रीएम्बल को एक और स्ट्रेंथ दी है, मतलब प्रीएम्बल को स्ट्रेंथन किया है, ना कि वीकन किया है। तो हमने उसके जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसके साथ कोई खिलवाड़ नहीं किया, कोई छेड़छाड़ नहीं किया, इसलिए वो अमेंडमेंट जस्टिफाइड था। ऑलराइट, लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर में हम कोई भी मतलब अनजस्टिफाइड अमेंडमेंट नहीं कर सकते हैं। और ये लास्ट केस है LIC वर्सेस कंज्यूमर एजुकेशन रिसर्च सेंटर का केस, जिसमें ये बोला गया था कि जो प्रीएम्बल है वो इंटीग्रल पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का। मतलब दिस इज़ नॉट वेरी इंपॉर्टेंट केस लॉ, अगर आप याद करना चाहो तो आप याद कर सकते हैं। तो ये हमारे 4 केसेस थे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं, आपके प्रीएम्बल से रिलेटेड हैं और कॉन्स्टिट्यूशन में भी इनका बार बार जिक्र होगा। केशवानंद भारती तो आपको ऑलमोस्ट हर, मतलब आप किसी फंडामेंटल राइट पढ़ोगे तो भी आप केशवानंद भारती पढ़ोगे, DPSP पढ़ोगे तो भी आप केशवानंद भारती पढ़ोगे, तो इसको तो आप याद कर ही लेना। ऑलराइट, तो आज का हमारा लेक्चर यहीं ख़त्म होता है। थैंक यू सो मच फॉर ट्यूनिंग विद अस एंड कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग एंड अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हमारा चैनल तो सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें और कमेंट तो ज़रूर कीजिए, क्योंकि कमेंट पढ़ने में बहुत मज़ा आता है। और प्लस ये होता है ना कि हमको कमेंट से पता चलता रहता है कि हमें कहाँ पर इम्प्रोवाइजेशन की ज़रूरत है, हमें और क्या नई चीज़ें ऐड ऑन करने की ज़रूरत है अपने लेक्चर में, राइट। तो कमेंट भी कीजिए। ऑलराइट, थैंक यू सो मच।